अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि साबिक वजीर आजम और जिनको नाअहल कर दिया गया था उन्होंने जीटी रोड पे मार्च का सिलसिला शुरू किया है, तो उन्हीं के दौरे इक्तदार में ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स थे जिनके साथ जरा टसल भी रही। उनमें से एक रियल एस्टेट था जिस पर हमने काफ़ी नशिस्तें भी की और वो रियल एस्टेट के 7 ट्रिलियन रुपीज़ का जिक्र किया जाता था कि जी वो ब्लैक मनी है। और उसके बाद फिर बहुत सारे इन लोगों की सिटिंग्स हुई आपस में और बहुत सारी चीज़ें तय हुई। अब वो क्या चीज़ें बेहतर हुई या नहीं हुई आज इस पर भी बात करेंगे। आप जानते हैं कि जश्न आज़ादी के मौके पर जहां पूरे मुल्क में सेलिब्रेशंस हो रही हैं, हर जगह आप सब्ज हिलाली परचम जो है वो देख रहे हैं, जगह जगह स्टॉल्स कायम हैं और सब तैयारियों में हैं। वहीं हर साल जश्न आज़ादी के मौके पर आबाद वाले जो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर पाकिस्तान है वो एक एक्सपो हमेशा अरेंज करते हैं और जो कराची में जारी है। उन्हीं के चेयरमैन मोहसिन शेखानी साहब को आज हमने दावत दी है ताकि हम उनसे जरा रियल एस्टेट के हवाले से भी बात करें और घर अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में घर बनाना इतना मुश्किल क्यों है और अगर बन जाए तो उसमें बेसिक यूटिलिटीज क्यों नहीं होती। ये वो तमाम सवालात हैं जो आवाम के जहनों में होते हैं। आज ये इन सब पर भी हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वैसे दिन आपने बड़े अच्छे चूज करते हैं हमेशा कि 14 अगस्त की सेलिब्रेशन घर पाकिस्तान है, तो उसी हवाले से इस एक्सपो को आप अरेंज करते हैं। देखिए, एक तो इंडिपेंडेंस है हमारा और एक जश्न आज़ादी के हवाले से भी एक घर तो बेसिक रिक्वायरमेंट है और ये एग्जीबिशन इंटरनेशनली भी ये हमें सूट करता है। लोग यहाँ आ भी सकते हैं। एक ऐसा सीज़न होता है जो बाहर की कंपनियाँ भी यहाँ इसमें आती है, एलाइड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, लोकल होते हैं, पाकिस्तान से जितने आपके डेवलपर्स है वो मौजूद होते हैं। तो लोगों को एक छत के नीचे चीज़ें मिल जाती हैं, उनको नए प्रेजेंटेशन नज़र आती है। एक्सपो का स्टैंडर्ड ऐसा है जो इंटरनेशनल है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप हम जो दुबई में और जो हम यूके में देखते हैं, हमने उन चीज़ों को यहाँ अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं कि इस तरह प्रेजेंट हो कि लोगों को जब आए तो उनको देखने को भी अच्छा मिले। उनको अगर घर की कोई ख्वाहिश है तो घर नज़र आना चाहिए। घर के हवाले से अगर वो अपना घर बनाना चाहते हैं तो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ वाले सारे जो इंस्ट्रूमेंट है, पोस्ट टेंशंस हैं, इस तरीके से इतनी नई टेक्नोलॉजीज़ आई उनको मुतारिफ कराते हैं। सेमिनार्स होते हैं, एजुकेशन चीज़ें जो नए स्टूडेंट्स इस इंडस्ट्री में आने वाले जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए। तो इस तरीके से ऐसे सारे लोगों को हम जमा करते हैं और 14 अगस्त को एक सेलिब्रेशन भी होता है और लोगों का एक जब मैं गफीर इस एक्सपो में लास्ट ईयर तो ऐसा था कि हमें 5 बजे क्लोज करना पड़ा था। अच्छा। मतलब लोग जितने इसकी कैपेसिटी है उससे बहुत ज़्यादा लोग भी आते हैं और हमारा हमेशा गवर्नमेंट्स को कहना होता है कि ये 6 हॉल है, 6 के 6 फुल हॉल है हमारे। 6 हॉलों पे यहाँ अगर हमारे पास 10 होते हैं तो वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। इतने अभी हमारे पास लोग बाहर से आना चाह रहे थे और लोकली भी लोग इतने हैं, तो हमें साइज ऑफ एक्सपो भी बढ़ना चाहिए। देखिए, पूरी दुनिया में आप एक्सपो में जाएं तो 4-4, 5-5 दिन लग जाते हैं सिर्फ देखने में। सिर्फ देखने में तो इतनी बड़ी साइज और इसकी इंपॉर्टेंस होती है। एक्सपो अगर ना हो कहीं किसी मुल्क में तो वो अपने अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं दे सकते, वो अपनी पॉलिसीज नहीं दे सकते। पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स आता है, वो अपना पैसा लगा रहा होता है कंट्री में। जब उसको ये माहौल नजर आता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यूटिलिटी एजेंसीज, लॉ एंड लॉ वाली जितनी एजेंसीज, हमारी पुलिस, रेंजर, सबको हम एक उसमें, इवन नैब का ऑफिस भी हम वहाँ हाँ कि ताकि कोई पब्लिक है चीजें उनको भी मिले। तो ये सारी चीजें इसी तरह। अच्छा, वैसे हर साल तो आप देखें 12 से 14 अगस्त के दरमियान रखते हैं और आप सेलिब्रेशन भी करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब इस दफ़ा ज़रा हालात मुख्तलिफ हैं। एक आप देख रहे हैं कि जीटी रोड पर रैली जो है वो रवा दवा है, वो कितने लोग हैं उस पर तो चले हम नहीं जाते, लेकिन डू यू थिंक एट दिस टाइम, बिकॉज ये बारहा वो कहते आए ना कि जी मुल्क का जो पहिया चल रहा था वो रुक गया है और अब उन्होंने जो दूसरे वजीर आजम है जो अब हमारे खाकान अब्बासी साहब है उनको कहा है कि काम को तेजी से बढ़ाएं। सो आप समझते हैं इन चीजों से आपकी एक्सपो को कोई फर्क पहुंचा है? मैं समझता हूँ इन चीज़ों से नहीं पहुंचता फर्क हमें। लास्ट टाइम जो सिचुएशन थी 2014 इज वेरी डिफिकल्ट इन कराची। मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आपको पता है कराची एयरपोर्ट पे हमला हुआ था। सही बात है। हमने तो ऑलरेडी अरेंज किया था, हम 6 महीने पहले से ये प्लान करते हैं। जाहिर है एक्सपो और इंटरनेशनल लोगों को लाना होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन आप ये देखें इन चीज़ों से इस पे फर्क। 2014 में मार्केट बहुत स्लो थी। उसके बाद हम कहते हैं कि हमने 3 टाइम मार्केट 2014 से 2016 और आज 17 3 टाइम मार्केट ने इंक्रीज किया है फॉर कंस्ट्रक्शन।
तो आप इसका सेहरा किसको दे रहे हैं, मौजूदा हुकूमत को? हम उसका सेहरा हम कहते हैं कि अगर मजीद अच्छी बेहतर पॉलिसीज करें तो है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देते हैं। हमारी फोर्सेस ने बहुत बेहतर किया, गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट की। जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब बेहतर होती है तो मैं समझता हूँ टोटल सिनेरियो चेंज हो जाता है। पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती रहे, उससे कोई इतने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से इतना फर्क आपको नहीं पड़ा? हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉलिसीज होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। हमें इंटरनेशनल जो फंड्स आ रहे थे वो रुक गए। अच्छा, अब जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी वो उससे रुक जाती है। देखिए लोकली हम लोग तो यही है, हमने तो काम ही करना है, हमें पता है कि ये अप एंड डाउन चलते रहते हैं और कुछ दिनों के बाद एडजस्टमेंट हो जाती है। लेकिन बाहर दुनिया बड़ी डिफरेंट नजर से देख रही होती है, उनका तो हर चीज कैलकुलेटेड होती है कि होने आने वाला क्या चीज है, तो वो बड़ा इफेक्ट होता है, वो इन्वेस्टमेंट रुक जाती है। ओके, अच्छा, अगर पॉलिसीज जो आप, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा था कि रियल एस्टेट के हवाले से मेरी आपके साथ पहले भी नशिस्त हो चुकी है, जिसमें उस जमाने में बहुत ज्यादा टैक्स पर बात की जा रही थी। 7 ट्रिलियन की ब्लैक मनी का जिक्र था, हर जगह छप भी रहा था। फिर आप लोगों ने आके कहा देखें इसको आप ब्लैक ना कहें, इसको ऐसे कहें वैसे कहें। वो खैर सारे डिस्कशन को हम जरा नैरो डाउन करते हैं। वर यू गिवन रिलीफ इनफ, और आप समझते हैं कि रियल एस्टेट में बेहतरी आई थी? देखिए रिलीफ हुआ था, रियल एस्टेट में बेहतरी भी आई थी और रियल एस्टेट की बेहतरी नजर आ रही थी। आपके जीडीपी का जो चेंज था उसमें मेजर रोल रियल एस्टेट का था। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब चलती है तो आपकी एलाइड 72 इंडस्ट्री चलती है। अब अगर हम बिल्डिंग बनाते हो तो सीमेंट भी चाहिए, स्टील भी चाहिए, कर्टन भी चाहिए, आपको हर आइटम, तो वो सारी चीज़ें साथ साथ चलेगी, एम्प्लॉयमेंट होगा। और जो शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग है, देखिए हर कंट्री की इकोनॉमी को डिपेंड किया जाता है कि कितने घर शॉर्ट है, उससे पता चलता है कि इकोनॉमी कहाँ लेके जा सकते हैं और मूव क्या कर सकते हैं। 12 मिलियन घरों की शॉर्टेज है इस मुल्क में। लोग स्लम्स में और कच्ची आबादी में रहते हैं। बिल्कुल, मुझे तो अब लगने लगा कराची का, माजरत के साथ, कि पूरा ही कच्ची पक्की आबादी लगने लगी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यही हम सबको कहते हैं कि अगर आपने प्लान स्कीम नहीं की, आज 50% कच्ची आबादी है। जिस मुल्क में 70% कच्ची आबादी होती है वो सिविल वॉर होती है, वो लूटते हैं। वो जो चीजें आप देखते हैं 50% इस वक्त इस मुल्क में कच्ची आबादी है। इस कराची में तो डेटा फिगर्स है 50% लिविंग इन कच्ची आबादी। अच्छा, अब एक चीज बताएं ना मोहसिन साहब, आपने कहा बाहर से इन्वेस्टर आते हैं एंड एक्सपो इज गुड इनफ, बिकॉज जाहिर है हम भी विजिट करते हैं, हमने देखा है कि गुड बिल्डिंग मटेरियल्स, टेक्नोलॉजीज, एवरीथिंग। लेकिन यही बिल्डर्स, जब हम बिल्डिंग्स बनती देख रहे हैं और एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, कराची में तो वर्टिकल बहुत है, सिवाय चंद के बाकियों का हाल देख करके लगता है कि ये हुआ क्या। सो व्हाट इज इट, द बिल्डर्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, या एक मेंटेनेंस नहीं हो रही, या जैसे हमारे यहाँ कानून का फुकदान है, बिकॉज जीसीसी कंट्रीज में तो है ना कि जी ये मयाद है आपकी बिल्डिंग का, उसके बाद पुल इट डाउन, या फिर यू हैव टू मेंटेन इट, रीपेंट इट, रीडू इट। ये सब हमारे यहाँ नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, ना अवेयरनेस है, ना हम देते हैं। और हमने तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रखा वैसे ही सब कुछ हो जाएगा ना। जब हम रोडों पे पानी, गटर आपके उबल रहे हैं, आपके सप्लाई ऑफ वाटर ऐसा है जिसपे लोग रो रहे हैं कि क्या पिला रहे हैं हम लोगों को, मतलब जो पानी पिला रहे हैं वो भी हम कहते हैं कि इसमें 60% सेवरेज वाटर मिक्स हो रहा है, 40% हो रहा है। तो ये सब चीजें, मतलब ये चीजों को जब हम चीज बेहतर करेंगे, देखिए एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आउटर एनवायरनमेंट बेहतर होगा तो आप कचरा नहीं फेंकेंगे। आप कहीं बाहर मुल्कों में जाते तो हम कहते हैं यार कैसे फेंकें, इतना साफ और चीजें हैं। तो यही होता है, हम अपनी चीजों को मेंटेन नहीं कर रहे। बिल्डिंग में भी यही होता है कि मेंटेनेंस नहीं होती, अवेयरनेस नहीं है। कहीं ना कहीं दुबई में हम जाएं या यूके में जाएं, मेंटेनेंस कंपनी, हमारे बिल्डर्स क्या वहां भी कंस्ट्रक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। तो वहां जो मटेरियल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लुक दे रहे हैं, यहाँ आकर वो लुक्स क्यों नहीं है? अब आई डू अंडरस्टैंड, आपने कहा एनवायरनमेंट को आप इन टोटलिटी एम्बियंस देखते हैं ना, चले वो नहीं है, बट बिल्डिंग इन इटसेल्फ। सब आप नई बिल्डिंग देख लें जो 2008 के बाद जितनी बन रही है, उसमें आपको वो सारी प्रेजेंटेशन नजर आएगी जो बाहर मुल्कों में नजर आ रही है। और हम वो पूरी कोशिश करते हैं कि इसी तरीके से प्रेजेंट किया जाए। वही पार्किंग मिलनी चाहिए, वही सिक्योरिटी होनी चाहिए, लिफ्टों का मेयार बहुत बेहतर होना चाहिए। इवन के आज एलिवेशन के साथ ग्रिल भी लगा के दे ताकि वो चेंज ना कर दे। देखिए एक मेंटेलिटी भी है ना। Exactly. आप बाहर में तो मुल्कों में आप बालकनी में कपड़े भी नहीं लगा सकते। सही बात है। यहाँ तो हम चीजों को एलिवेशन, एक ग्रिल लगाते हैं तो हर आदमी 2 फीट आगे करके लगाते हैं, या कोई चीज नहीं और डिफरेंट लगाता है, पूरी बिल्डिंग का एलिवेशन इज डिफरेंट। एक आदमी अपने घर का एक कलर बाहर से कुछ और कर देता है तो पूरी बिल्डिंग चेंज हो जाती है, वो कर नहीं सकते। तो हमारे यहाँ बिल्डर्स का काम क्या है मोहसिन साहब? लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक बिल्डर हूँ, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, जबरदस्त एस कंस्ट्रक्शन करती है और बिल्कुल समझ लीजिए कि आला तरीन स्टैंडर्ड की करती है। उसके बाद मेरा रोल क्या है? आई एम आउट ऑफ इट। जब मैंने अपने सारे अपार्टमेंट्स बेच दिए, नॉर्मली ऐसा होता है कि 2 साल तक हमारे पास होता है प्रोजेक्ट, ठीक है,
2 साल के बाद हम उनकी यूनियंस को हैंड ओवर करके वहाँ से हम निकल जाते हैं। ओके। उनको हमें जो वो मेंटेनेंस वो फिर अपने लोग कर रहे होते हैं, लेकिन अब हम लोगों ने खुद आबाद ने एक मेंटेनेंस का एक उन्होंने लॉ भी अप्रूव करवाया है, ठीक है, सिंध गवर्नमेंट से, ताकि आने वाले टाइम में मेंटेनेंस कंपनीज हो वो रजिस्टर्ड हो बिल्डिंग कंट्रोल से, और वो उन चीज़ों को देख सके कि हाँ कलर इतने टाइम में होना है, लिफ्ट मेंटेन होनी है, फायर फाइटिंग सिस्टम एग्जिस्टिंग होना चाहिए, वाटर की सप्लाई, ये सारी चीज़ों को वो देखें। और उनके पास एक प्लम्बिंग सिस्टम वाले लोगों, कहीं प्लम्बिंग का प्रॉब्लम है, आप देखते हैं स्पॉट्स आता है, वाटर स्पॉट्स बिल्डिंग, पूरी सीवरेजेस ऐसे लग रहे हैं। अभी आप नागन चौरंगी तक चले जाएं, उससे आगे तो जो आप देखेंगे, ओहो हो, वो तो मुझे लगता है इवन प्लास्टर तक झड़ रहे हैं। आपको मैं एक बताऊं, मैंने एक बिल्डिंग थी इसी कंडीशन में, तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे ये बताएं कि ये फ्लैट अपार्टमेंट कितने का है उस कंडीशन में, तो उन्होंने कहा ये 45 लाख रुपीस का अपार्टमेंट एज कंडीशन में इस बिल्डिंग का है। तो मैंने कहा हम इसकी मेंटेनेंस करते हैं और कोई ऐसा फार्मूला करते हैं कि हम मेंटेनेंस करते हैं, इसमें अगर ये 45 का 65 हो जाए तो 10 लाख आप ले लें, 10 लाख उस मेंटेनेंस कंपनी को दे दें। मतलब कोई आदमी राजी नहीं हुआ। मतलब मैं कह रहा हूँ कि हम वो चीज़ों को कर सकते हैं बेहतर, अवेयरनेस प्रोग्राम ला सकते हैं, लोगों को बिठा सकते हैं कि आपकी ये हाल में आप रह रहे हैं, ये बिल्डिंग है, इस कवर्ड एरिया में आज कॉस्ट नहीं आती इतनी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज रैपिडली चेंज। बट अब ये जो न्यू कंस्ट्रक्शन है, आप ये कह रहे हैं कि मेंटेनेंस के लिए भी एक लॉ आ गई है, जिसके बाद बिल्डर अगर ना हैंड ओवर करे यूनियन को एंड gives it to their own designated maintenance, तो फिर हम चीजों को मेंटेन कर पाएंगे और ये लोगों की सेफ्टी भी है। 100% मेंटेन कर पाएंगे, और लोगों को भी हमने उसमें रखा हुआ है कि अगर वो नहीं देगा पेमेंट या मेंटेनेंस की, आपको पता है ना यहाँ पैसे लेने भी बड़े मुश्किल है किसी चीज में जब तक यूटिलिटीज एजेंसी, तो उस वजह से भी हम समझते हैं उस तरीके से लॉ में है कि अगर नहीं देंगे तो बिल्डिंग कंट्रोल अपना रोल प्ले करेगा। अच्छा, मैं यहाँ छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जैसे मोहसिन साहब ने कहा कि यहाँ पर हाउसिंग का बहुत बड़ा फुकदान है, क्या कभी लो हाउसिंग के इनकम पीपल के लिए कोई हाउसिंग बनाई गई है? क्योंकि यहाँ तो करोड़ों के अपार्टमेंट्स हैं जिनकी 6-6 महीने पर मबनी ऐसी जबरदस्त पेमेंट्स होती हैं कि कोई भी सैलरीड पर्सन जो एक छोटी सैलरी वाला हो या जिसके हाउस होल्ड साइज ज्यादा हो, वो तो घर कभी अफोर्ड नहीं कर सकेगा। और लिहाजा फिर यही रीजन है कि हम देखते हैं कि 50% कच्ची आबादी तो कराची में एग्जिस्ट करती है, पूरे मुल्क में भी आपने देखा है ज्यादातर लोग रिजॉर्ट टू दोज एरियाज। वी टेक अ ब्रेक हियर, व्हेन वी कम बैक वी डिस्कस दिस। वेलकम बैक। आज बात कर रहे हैं हम चेयरमैन आबाद मोहसिन शिकानी साहब से। एक्सपो आबाद जो है वो ऑन है और आपको मैं बताती चलूं कि 12 से 14 अगस्त तक इस एक्सपो का एहतमाम किया जाता है। ये तमाम एसोसिएशन है बिल्डर्स और डेवलपर्स की, और आज हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस मयार को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, लोगों की हाउसिंग को इम्प्रूव करने के लिए बिल्डर हजरात क्या कर रहे हैं। एक हमने देखा, एक लल पीरियड आया था मोहसिन साहब, जिसमें हमने कहा था कि ये गोस्ट टाउन्स बन गए हैं, यानी बिल्डिंग्स तो खड़ी हो गई हैं लेकिन आबाद नहीं हुए। उसमें एक बीच में जाहिर है कि वो गवर्नमेंट के साथ जो प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट किया गया। हैविंग सेड दैट, बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसमें आज भी गैस कनेक्शंस नहीं हैं और जाहिर है पानी के कनेक्शंस भी नहीं हैं। सोसाइटियां भी आबाद हो गई हैं और पानी के कनेक्शंस नहीं हैं। सो बिल्डर हजरात जब किसी जगह को चूज करते हैं एंड यू नो व्हेन यू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन एंड यू डेवलप दैट एरिया, और उसमें अगर आपको बेसिक यूटिलिटी नहीं मिलती तो तब भी हम देखते हैं इलाके भी आबाद हो जाते हैं, फिर वही टैंकरों पे चलते हैं, वही सिलेंडर्स पे। डू यू नॉट थिंक वी आर गोइंग बैक इन टाइम रादर देन गोइंग फॉरवर्ड नाउ? बिल्कुल इसी तरह शहर पूरे का मुझे यही नजर आता है। हम समझते हैं कि कोई 20 साल पहले बहुत बेहतर था शहर, मतलब 30 साल पहले यहाँ ट्राम सिस्टम भी था, मतलब चीजें थी हमारे पास, उसको हमने खत्म कर दिया। लोग बेहतरी की तरफ जाते हैं, हम चिन रिक्शों पे आ गए। मतलब हम तो बिल्कुल बैकवर्ड की तरफ जा रहे हैं, चीजें वो नहीं है जो इम्प्रूवमेंट होने चाहिए। बट ये क्या इन एजेंसीज आपस में कोऑर्डिनेशन में नहीं है कि अगर एक बिल्डर ने एक जगह की, उसने प्लान अप्रूव कराया तो बेसिक यूटिलिटी भी तो देखनी है ना, है यहाँ पे नहीं है? देखें, जब अप्रूवल्स होते हैं तो हमसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो करोड़ों रुपए लेते हैं। 1000 गज का सिर्फ छोटा प्लॉट हो ना, तो उसमें हम 4 से 4.5 करोड़ रुपए डिफरेंट चीजों में फीसिस देते हैं, ऑफिशियल अमाउंट, जिसमें 2 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर को अपलिफ्ट करना होता है। अब वो कुछ पोर्शन इन बिल्डिंग कंट्रोल से जाता है, वाटर बोर्ड को जाना है, कुछ केएमसी को जाना है, कुछ नहीं अब वो आपस में इदारे लड़ रहे होते हैं। तो वो कहते हैं मुझे पैसे नहीं मिले, वो कह रहे हैं, जबकि आप जब अप्रूवल करवाते तो सारी चीजें ले लेते हैं। तो यही प्रॉब्लम है, हम ये समझते हैं फेलियर ऑफ डिपार्टमेंट है, कोई है नहीं पुरसाने हाल,
कोई ओन नहीं कर रहा। बेसिकली हम सब डिफरेंट, इससे कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी, इस चक्कर में शहर का क्योंकि बीच में मुझे याद है कि कोर्ट तक भी बात चली गई थी कि जहां पानी के कनेक्शन नहीं है वहां पर उन बिल्डिंग्स को मतलब आबाद ना किया जाए या उनके नक्शे अप्रूव न किए जाएं, ऐसे ही एक पिटीशन भी आई थी। उसमें ये हुआ था कि लीज को रोक दिया गया था, उसके डॉक्यूमेंटेशन को रोका था कोर्ट ने कि जो जिसके कंप्लीशन प्लान नहीं वो नहीं, आप उसको लीज नहीं करेंगे। अच्छा। और वो सही था, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन उन चीज़ों को कहीं लाइन ड्रॉ, कोई महकमों को हमें इंस्ट्रक्शन, जो चीज़ें रुकी हुई है पिछले, लेकिन उसमें ये था कि उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं थी कहीं। अब एक आदमी ने, आपने जैसे 20 साल पुराना आपका अपार्टमेंट है तो उसको उस वक्त कोई कंप्लीशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हाँ। अब वो कहाँ से लाएगा? तो उसका तो डॉक्यूमेंट रुक गया ना, तो उसकी तो प्रॉपर्टी अगर उसने बेचनी है तो बेच नहीं सकता। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है, बिकॉज लोगों का, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको नहीं इल्म होता या एक लेट बैक एटीट्यूड होता है। खरीद लिया हमने अपार्टमेंट, हम रह रहे हैं, अब बेचने का टाइम आया, ये याद आया कि हमारे तो कागजात पूरे नहीं है, अब वो बिल्डर को ढूंढने के लिए जाते हैं। और बहुत सारे बिल्डर्स, आई एम श्योर कि हर बिल्डर तो शायद कराची का आपके एसोसिएशन में नहीं है, बिकॉज आई रिमेंबर वेरी क्लियरली कि आपने कहा था कि हमने अपने उसमें इदारे में, इस एसोसिएशन में उनको शामिल किया है, जो टैक्स पेयर हैं, सबके NTN नंबर्स हैं, देयर इज अ सर्टेन क्राइटेरिया फॉर यू टू बी इन द एसोसिएशन। उन बिल्डर्स के लिए फिर क्या? क्योंकि देखिए हर सेक्टर में ये मसाइल बहुत हैं जिन्हें आप काली भेड़ें कहते हैं, और वो फिर बंदा भागता रहता है बिल्डर के पीछे कि भाई मुझे दे दो पेपर, दे दो पेपर। वहां क्या कर सकती है आबाद? देखिए, हम गवर्नमेंट को हमेशा यही कहते हैं कि डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, कौन बिल्डर है और कौन कॉन्ट्रैक्टर है या अननोन है। ओके। अननोन लोग हैं। देखिए, 120 गज का अगर कोई प्लॉट ले लिया, 200 गज का, तो वो अपार्टमेंट नहीं बन सकता, उसमें एक रेजिडेंस, अपने रहने के लिए घर है। अगर वहाँ आप 4 फ्लोर बना देंगे, 5 फ्लोर, तो वो तो इंडिविजुअल्स है, वो चला जाएगा तो फिर आप उसको ढूंढते रहेंगे, उसका कोई एड्रेस नहीं है। और अगर कोई बिल्डर भी है तो हर कंपनीज कोई 30-30, 40-40 साल नहीं चलती। कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो कंप्लीट करके 4-5 साल में वो फिर डिफरेंट साइड पे, कुछ पार्टनर्स होते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं, कुछ अलग हो जाते हैं, कोई और नाम से कर रहा होता है, कोई बाहर चले जाते हैं। तो ये तो हमारे कंट्री में चीज़ें होती हैं। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन का तो प्रॉब्लम यह है कि आपको उसी वक्त कंप्लीट करनी चाहिए जब आप चीज़ ले रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट। एक लॉयर को रख लें, एक लॉयर को कुछ फीसिस दे दें, तो बाद में मसले में आप हो सकते हैं। बाद में हमारे पास आज 30 साल पुराना आता है कि यार उसकी लीज करवानी है, उसको आप करें, उस आदमी को ढूंढे, हम ढूंढते हैं तो पता चले वो आदमी मर गया, अवेलेबल नहीं। अब क्या करेंगे? सही। अब मैंने कहा उसको कोर्ट में जाए, कोर्ट में से ऑर्डर लें, फिर जाके ये सिस्टम होगा, जब बंदा ही नहीं अच्छा, होगा। तो अब मुझे ये बताएं, जैसे इतने सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते हैं ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब लाइक बिल्डर्स वाइज डेवलपमेंट बहुत हो रही है, बड़े सोसाइटियां बन रही हैं, और आप समझ सकते हैं कि अपार्टमेंट्स का एक जंगल बनता जा रहा है। कोई भी शख्स अगर किसी जगह कोई बुकिंग कराना चाहता है, क्या चीज वो देखे जिससे हमें लगे कि ओके दीज आर द राइट बिल्डर्स नाउ? देखिए, उसको सबसे पहले ये देखिए कि उसकी NOC फॉर सेल फ्रॉम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल। ठीक है। इसलिए कि उस NOC लेने के लिए इस प्रोसेस फॉर 9 मंथ, 8 मंथ, 6 मंथ्स, 5-6 महीने लगते हैं हमें, सब डॉक्यूमेंट दे के सारा उसको फॉलोअप करते, फिर जाके ऑनरशिप को वेरिफिकेशन होती है, हर चीज़ को वो देखते हैं। उसके बाद अब हमने ये भी रिस्ट्रिक्शन रखी है कि जितने पब्लिक सेल प्रोजेक्ट होंगे वो आबाद के मेंबर होने जरूरी है। अच्छा। अगर आबाद का मेंबर नहीं है तो इसका मतलब है वो प्रोजेक्ट सही नहीं है। अच्छा, यानी कि जो जैसे कोई एक प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, किसी बिल्डर ने किया, has to be a member of आबाद। 100%। इफ पब्लिक प्रोजेक्ट, उसका जरूरत है कि वो पब्लिक से पैसे ले रहा है तो आबाद का मेंबर हो, आबाद को उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्तों में जो कंप्लेन है कोई पब्लिक के प्रॉब्लम से, तो आबाद उसको रिजॉल्व करे। और ऐसे क्या आप समझते हैं अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आबाद में नहीं हैं और उनके काम चल रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन या जो पोर्शंस बन रहे हैं वो कोई भी आबाद का मेंबर नहीं है, ना हो सकता है। हम उनको बिल्कुल भी, हम तो उन लोगों को कहते हैं जिनके पास NTM नंबर हो, जिनका बैकग्राउंड हो, जिनके पास कमर्शियल प्रॉपर्टीज हो, ताकि वो अब जब मेंबर बनने के लिए कोई रिक्वायरमेंट्स है, उस रिक्वायरमेंट पे पूरे होंगे तो होगा। हम किसी सोसाइटीज को नहीं देते, हम किसी मतलब इस टाइप के दूसरी जो एम्प्लॉयज के जो बुकिंग करते हैं उनको नहीं देते। हम पब्लिक से जो चीजें, आपकी हर चीज कंप्लीट थ्रू अथॉरिटीज होती है, वही हमारा मेंबर होता है। ओके, और फिर उसके लिए पब्लिक आप तक आ सकती है अगर कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन अदरवाइज वो हमारे डोमेन में नहीं है, हमारा डोमेन ही नहीं आता। इसलिए कि इलीगल चीजें जो गलियों में बिक रही है वो आप कम प्राइस की वजह से आप लोग या उस एरिया की वजह से ले लेते, तो उसका कोई रिकॉर्ड, फिर लीज का प्रॉब्लम, फिर इलीगल कनेक्शंस होते हैं वहाँ पे, लोग परेशान रहते हैं। आज बिल्डिंगें टूट रही हैं शहर में, वो लोग एंड यूजर परेशान है, उन लोगों, उनको बेचारों को अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है। अच्छा, आबाद ने जो इतनी बड़ी एक्सपो का एहतमाम किया है, उसमें जाहिर है लोग भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है ना जिसमें आप पब्लिक के लिए भी ओपन करते हैं। सो
आपने कहा कि आप आकर देख सकते हैं, कोई घर बनाना चाहता है कि उसके लिए ये बिल्डिंग मटेरियल अवेलेबल है, ये जगह अवेलेबल है, ये इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ बेशतर आबादी के पास पैसा नहीं है। एक वो है जो बिल्कुल एक्सट्रीम एंड है, जो कुछ भी खरीद सकते हैं, एक वो है बेचारे मिडिल क्लास जो कि स्ट्राइव करेंगे टू मेक अ प्रॉपर्टी, और शायद पूरी जिंदगी काम करने के बाद बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, उसके बाद वो कुछ बना सकेंगे। सो क्या आप लोगों की एसोसिएशन ने ऐसा कुछ सोचा कि लो इनकम के लिए एंड मिडिल इनकम के लिए अच्छे सोफिस्टिकेटेड चीजें बना सकें? देखिए, आबाद मेरे ख्याल में 5 साल से कंटिन्यू गवर्नमेंट के साथ, प्रोविंशियल एंड फेडरल के साथ काम कर रहे हैं। 2014 में अनाउंसमेंट किया गया कि डिफरेंट गवर्नमेंट की तरफ से, लास्ट गवर्नर ने सीएम साहब की तरफ से या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, कि हम लो कास्ट में ज़मीन देंगे चीज़ें आपको, तो हम उन चीज़ों को, ताकि कम से कम प्राइस हो, लैंड कॉस्ट उसमें नहीं होनी चाहिए। हमारी ये ख्वाहिश थी गवर्नमेंट से। हम काफ़ी अरसे तक, 1 साल तक मैं एक पूरे प्रोजेक्ट में फेडरल गवर्नमेंट की हम लोग लगे रहे। 1 साल के बाद उनको पता चला, जब सारी चीज़ें रेडी हुई, तो उन्होंने कहा 18 अमेंडमेंट के बाद ये तो प्रोविंशियल डोमेन है। मतलब यहाँ तक लोगों का इंटरेस्ट नहीं, हम सोच ही नहीं सकते कि ये जो बैठे हुए क्या मतलब उनके पॉलिसीज है। अब हम फिर फाइनली क्या हुआ कि अल्टीमेटली हम गवर्नमेंट से लैंड के हुसूल के लिए थक गए। अब फाइनली हमने लैंड खुद परचेज की। अच्छा। लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए हमने इसका आबाद का सोशल प्रोजेक्ट डिजाइन किया है। सही। हम इसमें कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए पैसे, नहीं कमाने। हम जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट तो कर ही रहे, एक प्रोजेक्ट हर डेवलपर को हमने कहा है कि ये भी करें। और इसमें ये होगा कि हमने इस्लामाबाद में ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था, लास्ट एक्सपो इस्लामाबाद थी, इसमें अनाउंस करके आए थे। वहाँ लैंड अंडर प्रोसेस है, हम परचेज कर रहे हैं। वो हमने कीमत रखी है 15 से 20 लाख रुपए के दरमियान। ठीक है। वो 120 गज का मकान, 5 मरले, इस्लामाबाद में उस लैंग्वेज में कहते हैं 120 स्क्वायर यार्ड, और उसमें 500 स्क्वायर यार्ड कंस्ट्रक्शन होगा। प्लॉट की कीमत, कंस्ट्रक्शन की कीमत, डेवलपमेंट के साथ उसकी ये कॉस्ट है। अच्छा। उसमें यूटिलिटी कॉस्ट जो भी आएगी वो कम आएगी। हमारी सिर्फ गवर्नमेंट से अब यही रिक्वेस्ट है कि यूटिलिटी कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 15 लाख या 20 लाख का घर दें और आप 10 लाख रुपए की यूटिलिटी कॉस्ट आ जाए। हाँ, तो वो लोग परेशान हो जाए। तो इस पे हम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हाउस बिल्डिंग ने हमारे साथ एग्रीमेंट किए। अगर वो 15 लाख का है तो 5-6 लाख रुपए, 5 लाख रुपए वो घर लोग दे दे, और 10 लाख रुपए फाइनेंसिंग हाउस बिल्डिंग करेगा। अच्छा, इस तरह से कर ले ताकि लोग फिर इसको हर आदमी उसको अवेल कर सके। एक झोपड़ी में रहने वाला, एक अच्छी आबादी, उन लोगों के लिए भी, ताकि ये प्लान स्कीम हो, ताकि आपकी नस्लें बेहतर हो आने वाली, ताकि हम एजुकेशन, हेल्थ बेहतर। जब आपका घर प्रोटेक्टेड होगा तो आप ऑन करोगे कंट्री को। देखें, कंट्री को ऑन करने के लिए घर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंट्री से वो मोहब्बत ही नहीं आएगी। जब आप अपना So you announced for इस्लामाबाद, उसके बाद दीगर शहरों में? अब कराची में हम एप्लीकेशंस ले रहे हैं इस दफा एक्सपो में। अच्छा, हमने इस्लामाबाद में 3 दिन में 50,000 लोगों ने एप्लीकेशंस दी। आप सोचे कतारें तो अगर आप इस एक्सपो में कराची से ले रहे हैं तो फिर वही बात आ जाएगी, क्या दूर दराज इलाका होगा? बिकॉज ज्यादातर ये बहुत होता है कि बेचारे लो इनकम वालों को हम एकदम एक्सट्रीम टर्शरी साइड पे भेजते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमने देखें, आज तो जो कंस्ट्रक्शन हो रही है सुपर हाईवे से 24 किलोमीटर दूर हो रही है। मतलब आप सही वो तो DHA देखे या बैरियर, मतलब इस फार, इससे बहुत पहले होगा। मतलब नॉर्दर्न बाईपास हमने एक लोकेशन की है, हमने नेशनल हाईवे की लोकेशन की, हमने हॉक्स बे की, 4 लोकेशन हमने फिक्स की है। और लोगों से इंटरेस्ट लेंगे कि किस जगह उनका इंटरेस्ट है और ये कॉस्ट में कितने लोग हैं। इसमें हमने कुछ मॉडल्स को डिजाइन किया कि 25% हम उनको देंगे जो कैश पेमेंट कर दे, ताकि वो प्रोजेक्ट का कैश फ्लो चले। बाकी लोगों को तो इस तरह डिजाइन किया है कि वो प्रोजेक्ट फिजिबल हो। और यूटिलिटी एजेंसी के साथ हमें ये कोशिश करनी है कि यार, इन लोगों को जो आप कच्ची आबादियों से चार्जेस लेते हैं, वही प्राइस पे इन लोगों को आपको यूटिलिटीज दे दे, ताकि ये लोग फिर प्लान स्कीम में होंगे तो आपको बिलिंग होगी। सो मोहसिन साहब, आप ये समझते हैं कि बिकॉज एक शहर की लुक है, जाहिर है एक बिल्डर डेवलपर है जिसने एक बहुत खूबसूरत, लेट से आपने एक मॉल बना दिया और उसके साथ आपने एक अपार्टमेंट भी बना दिए, एंड देन नेक्स्ट टू इट यू सी के एक कच्ची आबादी। अब इस लुक को सही करने के लिए क्या ये किसी तरह से ओनस लिया जा सकता है कि हम इस शहर की लुक को सही करें, भाई इनको यहाँ से शिफ्ट करें, हम इनके लिए लो कॉस्ट स्कीम अनाउंस कर देते हैं, सो दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली वी कैन चेंज द फेस ऑफ द सिटी। देखिए, ये ऑलरेडी हम लास्ट कुछ नहीं कर सके तो हमने अप्रूव जरूर करा दिया। जो कच्ची आबादी है उसको हम उसी जगह, अगर ये डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन डिफरेंट दुनिया में हुई है, बॉम्बे हुई, श्रीलंका हुई, मलेशिया हुई, उन्होंने उसी जगह पे उनको वर्टिकल ले गए। वो अगर
यार्ड में रह रहा है तो 25% में वो वर्टिकल में वो सेटल हो जाते हैं। सही। और उनको हमने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट घर मिलना चाहिए, उतना ही एरिया जितना है। उनके बच्चों को 10 साल की एजुकेशन थ्रू इंश्योरेंस फ्री होनी चाहिए, 10 साल की हेल्थ फ्री होनी चाहिए। 25% एरिया जो बचेगा उसको हमने उनको डिजाइन करके दिया कि यूटिलिटीज होनी चाहिए, पार्क, प्लेग्राउंड, और 50% आप बिल्डर कमर्शियल अपना प्रोजेक्ट बेचेगा, वहीं से अर्न करेगा और वो चीजें उसी से उन लोगों को फ्री भी देगा और एरिया का अपलिफ्ट हो जाएगा। जब भी कोई प्रोजेक्ट कहीं भी जो कच्ची एरिया में आप देखेंगे सराउंडिंग में कोई अच्छा खूबसूरत प्रोजेक्ट बन जाए तो मैं समझता हूँ ऑलरेडी वो एरिया की वैल्यू वैसे ही अपलिफ्ट हो जाती है। सही है। और उनका जब वैल्यू अपलिफ्ट होती है तो उसकी चेंज, खूबसूरती चेंज होने शुरू हो जाती है। इस रिहैब के ऊपर क्या गवर्नमेंट ऑन बोर्ड नहीं हुई अभी तक? गवर्नमेंट ऑन बोर्ड हुई, गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन की, कानून पास किया। आज 2 साल हो गए, उस कानून मीटिंग एक हुई नहीं, पहली मीटिंग हो नहीं सकी उसकी। ओह माय गॉड, एक भी मीटिंग नहीं हुई है? पहली मीटिंग नहीं हो सकी। तो फिर हम क्या समझे? मतलब अब ये बस हम ख्वाब हैं जो देख रहे हैं। आप लोग सब जाते हैं मलेशिया, दुबई, श्रीलंका, देख कर आते हैं कि क्या शहर की लुक्स तब्दील हो रहे हैं, मुल्क में क्या कंस्ट्रक्शन हो रही है, बट हमारे यहाँ नहीं होगा। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जो हम ये सोशल प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके बाद ये एक कंटिन्यूएशन होगा, एक स्टार्ट होगी। आप समझे ये 12 मिलियन घरों की मालियत होती है $180 बिलियन। अगर सिर्फ एक घर 15 लाख का हो तो जब 12 मिलियन से इसको इंटू, तो ये कमर्शियली भी वाइबल है, इकोनॉमिकल वाइबल है, लाखों लोगों को रोजगार भी मिल सकता है, आपकी अलाइड इंडस्ट्री चल सकती है। वर्ल्ड बैंक का इंटरेस्ट है फाइनेंसिंग में इस प्रोजेक्ट में, एशियन का है, स्टेट बैंक का है, तो ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को भी हम चाहते हैं कि उस लेवल पे ले आए। सो कंस्ट्रक्शन वाइज यू वुड से कि पाकिस्तान इज डूइंग गुड इंशाल्लाह इन फ्यूचर मोर गुड। अच्छा, वी टेक अ ब्रेक हियर। जब अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जरा मजीद मोहसिन साहब से सवाल करेंगे। आज हमारे साथ हैं चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर पाकिस्तान। कराची में 12 से 14 अगस्त एक्सपो हो रही है आबाद की, आप भी जरूर जाइए, जरा देखिए जाकर वहां पर किन चीजों से आप मरूब होते हैं। और जैसे कि बता रहे हैं मोहसिन साहब के हर चीज का, हर इदारे का हमने वहां ऑफिस रखा हुआ है, जरूर जरा अवेयरनेस भी हासिल करें ताकि बाद में किसी तरह की कोई मुश्किल में भी ना आए और कोई शिकायत भी ना हो। बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनका बड़े केसेस चले, बहुत कुछ हुआ, हम सब ने कवर किया था। जरा वापस आते हैं तो मोहसिन साहब से पूछते हैं कि वो आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं, क्यों, क्या मामला मुकमुका हुआ था? वेलकम बैक। चेयरमैन आबाद मोहसिन शकानी इस विदास हम बात कर रहे हैं बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के हवाले से। बुरा लगता होगा जब सब कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर कोई मसला होता है, फिर ये होता है कि जी बिल्डर माफिया ने ये किया, बिल्डर माफिया ने ये किया, एंड व्हेन वी सी यू वी कॉल यू एंड देन वी आस्क यू कि क्या हुआ है। मून गार्डन का सिलसिला बड़ा सामने आया था एंड आई सी दैट बिल्डिंग स्टिल एग्जिस्ट। तो क्या हो जाता है, क्या किस तरह से फिर सारी चीजें जो कि इतनी हाइप पर जाती है, इन्होंने इतनी ज्यादतियां की और बेज़ाब्तगियां हुई और वो फिर एग्जिस्ट कर रही है? देखिए, जब आप लिटिगेशंस में जाते हैं तो सही आपको पता चलता है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कौन देता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसमें उन्होंने उसको क्लियर किया, ना रेलवे ने अपनी लैंड को प्रूफ किया जो क्लेम कर रही थी, ना कैंटोनमेंट ने अपनी चीज़ों को डिनाई किया। अल्टीमेटली कोर्ट में उन्होंने कहा कि हमने ये लैंड परचेज की, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ये डॉक्यूमेंट है, अथॉरिटीज़ ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कॉल किया, उन्होंने अपनी लैंड्स को ऑन किया। उसके बाद देखें चीज़ें उनकी फेवर में आई। तो सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आया तो ये चीज़ें फिर मेंटेन हुई और फिर ये उन्होंने पोजीशन दिया, यूटिलिटी एजेंसीज भी आई, लेकिन इतनी उस पर आपने नेगेटिव सब चीज़ें हमने चलाई और अल्टीमेटली उसके बाद उसका कसूर ना हो तो भी फिर प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है उनके भी कसूर है, हमारी तरफ भी लोग ऐसा है कि प्रॉब्लम होते हैं, ऐसा नहीं हम कहते नहीं हम बहुत दूर के हैं या हर चीज़ हमारे में बेहतर है। जहाँ इम्प्रूवमेंट है वहाँ हमें करना चाहिए, हमें बहुत ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट करने की। अच्छा, एक चीज़ बताएगा, जो हमारा ओल्ड सिटी एरिया है जिसको सब मेंटेन करने के लिए कहते हैं, सिविल सोसाइटी मेंबर्स उठते हैं और कहते हैं कि देखें ये लुक खराब हो गया, वो जो पगड़ी वाली सारी जो बिल्डिंग्स है ना, उनके लोगों का शिकायत ये है कि बिल्डर जो है वो अपना मॉल बनाना चाहता है, नई बिल्डिंग अपार्टमेंट बनाना चाहता है, इसलिए मजबूत बिल्डिंगों को तोड़ देते हैं। कुछ नहीं हुआ इन बिल्डिंग्स को। ये हमने उन बिल्डिंग्स की बात कर रही हूँ जिनके लिए केबीसी ये कहता है, एसबीसी ये कहता था कि डेंजरस है, पुल देम डाउन। सो वो बिल्डर्स भी आबाद वाले हैं।
नहीं, वो बिल्डर्स आबाद, वो आप समझे जो बिल्डिंग बनी हुई वो आज से 50 साल 40 साल नो, द वंस हु वांट टू डू इट नाउ, कि उनको पुल डाउन और वो वहीं पर बहुत कंस्ट्रक्शन हुई है। वो कर नहीं सकता। देखिए, वो कोई ऑनर बेच रहा है, वो एक डिफरेंट ऑनर है, वो 20 साल 40 साल पुराना ऑनर है। वो चाहता है कि मेरी बिल्डिंग अगर गिर जाती है तो पगड़ी सिस्टम है, तो ऑनर कोई नहीं है उसका, वो मेरा प्लॉट है तो मैं ऑनर हूँ, तो फिर मैं उसको यूटिलाइज कर सकूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बनाई है उसकी, और ऑलरेडी कुछ लेवल पे मीटिंग्स भी हुई है। आबाद को भी ऑन बोर्ड उन्होंने लिया है। हमने इनको प्रपोजल दिया है कि जो लोग रह रहे हैं उनको नई उसी जगह रखा जाए, वही बिल्डिंग को, अगर वो 4 स्टोरी या 5 स्टोरी है तो हम हाई राइज बनाएं, और बाकी हम वहीं से सेल करें और उन लोगों को उसी में एडजस्टमेंट करें। अच्छा। तो इस टाइप की कुछ चीजें, लेकिन उसमें कानून और लेजिस्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।